नमस्कार, ज्ञान मीडिया चैनल में मैं मंजू शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम जो प्रकरण पढ़ रहे थे कि बुनकर जो लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक के बारे में, तो सबसे पहले मैंने बताया था इस अध्याय में हम जो कपड़ा उद्योग और जो लोहा इस्पात उद्योग के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम जो है कपड़ा उद्योग के बारे में सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे थे, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ जो है हमारा जो बाकी रह गया था उसमें हम उसको पूरा करेंगे आज। तो उसमें हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार जो है यहाँ पर अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ का जो हमारा व्यापार था, यानी भारतीय कपड़ों की जो यूरोपीय बाजारों में जिस तरह की जबरदस्त मांग थी, उस आधार पर यहाँ पर जो कितने जो परिधान यहाँ पर जो यहाँ का जो व्यापार कितना फल फूल रहा था यहाँ पर। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद किस तरह यहाँ पर जो स्थिति बनी, यानी उपनिवेश के रूप में यहाँ पर भारत है जो दुनिया का राष्ट्र, जो दुनिया का कारखाना जाने लगा था, लेकिन किसके लिए? वो भारतीयों के लिए, क्योंकि भारत उस समय क्या था, एक उपनिवेश था इंग्लैंड का। और यहाँ इतने जो हमने देखा था किस प्रकार यहाँ के जो कपड़े इतने आकर्षक थे, यहाँ के जो छापेदार वाले जो कपड़े सूती कपड़े थे और उनके जो बारीक जो जिस तरह से बारीकी से बनाए जाते थे, उसकी बारीकी जो गुणवत्ता थी। और तीसरा कारण यह सस्ता होने के कारण खुद यहाँ की जो ब्रिटेन की उस समय की महारानी भी वहाँ भारतीय कपड़े को परिधान पहनती थी। तो इससे हमें पता भी लगता है कि यहाँ के जो कितना लोकप्रिय था भारतीय कपड़ा। आज हम देखेंगे कि भारतीय कपड़े जैसे बनाने वाले कौन थे, बुनकर। बुनकर के बारे में देखेंगे और फिर देखेंगे किस प्रकार यहाँ पर भारतीय कपड़ा का जो पतन यहाँ पर शुरू हो गया और फिर यहाँ पर किस प्रकार जरूरत पड़ी कि यहाँ पर जो सूती जो है वो कपड़ों की जो मिल है कारखाने यहाँ पर खोले गए थे। इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि बुनकर कौन थे। तो बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले जो समुदायों के कारीगर होते थे, यानी जो बुनाई का जो काम किया करते थे कारीगर, जो एक समूह में रहते थे, उनको क्या कहा जाता था? बुनकर कहा जाता था। जो कारीगर होते थे वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को वो आगे बढ़ाते थे। बंगाल के जो तांत्रिक, इसमें बुनकर को देखो अलग अलग जगह में अलग अलग नाम दिया जाता था। जो बुनकर थे इनको जैसे बंगाल में क्या कहा जाता था? तांत्रिक कहा जाता था। एक समुदाय था, यानी बुनकर का एक समुदाय था जो अलग अलग राज्यों में इनका अलग अलग नाम था। जैसे बंगाल में इसको क्या कहा जाता था? उस समय पश्चिम बंगाल में पूरा पूर्वी और पश्चिम एक ही नाम था बंगाल। इस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय गांधी था। उत्तर भारत में हम बात करें, उत्तर भारत में इनको क्या कहा जाता था? जुलाहे कहा जाता था। जो बुनकर होते थे उनको जुलाहे कहा जाता था। दक्षिण भारत की हम बात करें तो दक्षिण भारत में इनको क्या कहा जाता था? दक्षिणी भारत में इनको कहा जाता था, अलग अलग नाम थे इनके। जैसे सालेकी कहा जाता था, एक कोलार कहा जाता था और देवांग। ये समुदाय के लोग जो इन राज्यों में प्रांतों में अलग अलग प्रांतों में इनके नाम थे। बंगाल में दांती कहा जाता, उत्तर भारत में जुलाही कहा जाता, दक्षिण भारत में साले कोलार या फिर देवांग इनको कहा जाता था। अब सूत काटना, यानी कपड़े किस तरह से शुरू होते हैं ये देखते हैं। अब सूत काटना कपड़ा उत्पादन का जो प्रथम चरण था। ये सबसे पहले सूत जो कच्चा माल के कपास से तैयार किया जाता था, तो कपास से सबसे पहले इसको सूत को काटा जाता था। तो ये इसका जो प्रथम हम कह सकते हैं पहला जो स्टेप है, पहला जो चरण इसका ये था। और ये काम अधिकांश महिलाओं के जिम्मे पर था, यानी सूत काटने का कार्य कौन करती थी? महिलाएं करती थी। किसके जरिए? चरखा और तकली के जरिए। यह हर घर में मिलता था। महिलाएं क्या करती थी? एक तो चरखा और एक तकली, इनसे वो सूत काटती थी। ये सूत काटने का कार्य करती थी। ये सारा का सारा काम है जो महिलाएं करती थी, जो चरखा और तकली की सहायता से यहाँ पर करती थी। हर घर में ये जो चरखा और तकली मिल जाते थे। और उसके बाद जब कटाई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े को बुनते थे, यानी जब सूत काटने का कार्य पूरा हो जाता था तो ये बुनकर क्या करते थे? इस जो है यहाँ पर कपड़े बुनते थे। ज्यादातर समुदाय में बुनाई का काम पुरुष करते थे। हमने देखा सबसे पहले सूत काटने का कार्य महिलाएं करती थी। जब वो काटने वाला काम यानी कटाई वाला काम पूरा
जो छापेदार जो कपड़े बनते थे, हमने देखा था कि छीट वाले छापेदार कपड़े ये बनते थे। इनको बनाने के लिए वो बुनकर क्या करते थे, चिप्पीगर, ध्यान देना, चिप्पीगर नामक जो है जो विशेष कारीगर होते थे वो क्या करते थे, यहाँ एक छापेदार कपड़ों पे वो ठप्पे मारा करते थे, ठप्पे से वो छापे बनाया करते थे। तो ये इनके पास जब ठप्पे बनाने होते, छापे वाले कपड़े बनाने होते, तो ये इनके पास यहाँ पर वो जाते थे। तो इस प्रकार हथकरघा से होने वाली जो बुनाई और उससे जुड़े व्यवसाय से लाखों भारतीय जो है उनका जो है रोजी रोटी का जो है जो व्यवसाय यहाँ पर हम कह सकते हैं, रोजी रोटी उनकी जुड़ी हुई थी। यानी बहुत सारे हथकरघे में तो हाथ से बनाए हुए, हमने देखा चरखा और कटनी का उपयोग किया जाता था। और इन जो बुनकर हमने देखे, जो विशेष जो हमने क्षेत्र देखे उनमें विशेष समुदाय के बुनकर लोग रहा करते थे और सबसे पहले सूत काटने का कार्य करते थे, फिर कपड़े बुनते थे। रंगना होता तो रंगरेज के पास जाते थे, छापे करने होते तो वो चिप्पीगर नामक जो माहिर जो कारीगर होते थे, विशेषज्ञ होते थे, उनसे वो करवाते थे। इस प्रकार के जो इनसे इन्हें जो स्रोतों से या इन जो धंधों से जो भारत के लाखों जो है जो लोगों की या आजीविका के साधन थे या लाखों लोगों की रोजी रोटी का ये साधन था। अब भारतीय कपड़े का पतन कैसे शुरू हुआ, देखो यहाँ पर हमने देखा था, पिछले कुछ अध्याय में देखा था किस प्रकार हमारे यहाँ भारतीय कपड़ा चरम सीमा पर था और यहाँ पर इसके बदले हमें सोना और चांदी मिलता था, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। लेकिन किस तरह अंग्रेजों ने यहाँ पर आकर भारतीय जो खासकर जो कपड़ा उद्योग है, किस तरह से यहाँ पर उन्होंने उनको जो है अर्थव्यवस्था को जो बिगाड़ के रख दिया, जो नष्ट करके रख दिया, उसके बारे में हम देखते हैं। अब ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उद्योगों पर कई तरह के प्रभाव पड़े। अब हम देख रहे हैं कि जब वहाँ पर पाबंदी लगाई, क्योंकि सूती कपड़ा वस्तुओं की हमने देखा था पिछली बार जब यहाँ हमने देख लिया था इसी में कि जब यहाँ पर जो भारतीय कपड़ों की जबरदस्त मांग थी, तो जो ब्रिटेन के जो कपड़े बन रहे थे, ब्रिटेन के जो व्यापारी थे, उनके जो उद्योग यहाँ पर बंद पड़े थे, जिनके कारण उन्होंने जो भारतीय कपड़ों पर रोक लगा दी थी। वो रोक लगा दी तो जो कुछ जो विशेष प्रकार के जो कपड़े आते थे उन पर भी भारी वो क्या करने लगे, यहाँ पर जो सीमा जो शुल्क है उन पर जो है लागू करवा दिया गया था। अब जिसके कारण यहाँ पर क्या हो गया, ये जो भारतीय कपड़ा उद्योगों का उत्पादकों पर इसका असर पड़ गया, क्योंकि काफी मात्रा में जो इंग्लैंड के बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग थी, तो वो धीरे धीरे ब्रिटेन के जो वहाँ के स्थानीय व्यापारियों ने उस पर पाबंदी लगाने के बाद इनकी जो है मात्रा वहाँ पर कम होने लगी। अब जिसके कारण यहाँ पर भारतीय कपड़ा था जो यूरोप और जो अमेरिका में जब जाता था, तो अब ब्रिटेन के कपड़े की मांग, क्योंकि अब ब्रिटेन में कपड़ा मशीनों से बनाया जाने लगा, तो उसकी मांग वो कम होने लगी और भारत से इंग्लैंड के कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था। दूसरा कारण यदि हम देखें तो निर्यात भी मुश्किल होता जा रहा था भारतीयों के लिए, क्यों, क्योंकि उस समय एक तो पाबंदी लगा दी और विशेष कुछ जो कपड़े उन पर छोड़कर सभी पे पाबंदी लगा दी, तो अब वो कुछ विशेष कपड़े जाते थे उन पर भी सीमा इतना सारा जो भारी वो शुल्क लगा दिया, जिसके कारण वो निर्यात करना भी भारतीयों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब इंग्लैंड में बने सूती कपड़े 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय जो कपड़े हैं वो अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप के जो बाजार से वो यह बाहर होते गए। यानी जब इंग्लैंड में जो सूती कपड़ा उद्योग वहाँ पर होने लगे, देखो पीछे ध्यान देना, हमने देखा था सादा कपड़ा यहाँ से जा रहा था, पहले तो छपाई वाला जाता था, लेकिन वहाँ जब उद्योग धंधे, वहाँ औद्योगिक क्रांति आ गई, तो यहाँ से सादा कपड़ा ले जाया जाने लगा, वहाँ पर भारतीय डिजाइन के रूप में वहाँ छापे भी बनने लगे, यानी छापेदार वस्त्र बनने लगे। तो जो मशीनों से बने जो कपड़े थे उनके कारण जो भारतीय कपड़ों की मांग है वो अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप के जो बाजारों में वो कम होती गई और ये बाजारों से बाहर होते गए थे। इसकी वजह से हमारे यहाँ के जो हजारों जो बुनकर थे वो यहाँ से बेरोजगार हो गए, क्योंकि ये तो हाथों से बनाकर जाने वाले थे, जब मशीन से बनकर आ गए तो इनकी वो कीमत कम हो गई, लोग इनको खरीदना बंद कर दिया गया था। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सूती वस्त्र का काम होता था वो बंगाल में होता था, चाहे वो मलमल का हो चाहे वो छींट का हो। तो इस प्रकार का जो सबसे ज्यादा जो असर पड़ा था वो बंगाल के बुनकरों पर यहाँ पर पड़ा था। ब्रिटेन की जो यूरोपीय कंपनियों के जो उन्होंने क्या किया था, भारतीय कंपनियों की जो माल है वो खरीदना बंद कर दिया, तो इसके कारण उनके एजेंट थे, जो इन व्यापारियों के एजेंट थे, उन्होंने भी बुनकरों को पेश की जो तय की गई थी वो देने यहाँ पर मना कर दी गई। और परेशान जो बुनकरों ने कई बार सरकार से इस पेशगी के बारे में है जो बार बार सरकार से गुहार लगाई
कि हमें जिस प्रकार जो पाबंद किया गया था कि आप लोगों को ये आपको इतना माल तैयार करना है कि इतने आपको दे दिया जाए, उनका एक जो है पेस्ट तैयार की गई थी। लेकिन जब यहाँ पर भारतीय जो कपड़े की जो मांग यहाँ पर कम हो रही थी, जिसके कारण बुनकर बेरोजगार हो रहे थे, तो इसके लिए उन्होंने भारत सरकार को उस समय तत्कालीन भारत सरकार को उन्होंने एक पत्र लिखा था। देखो आपके संकेत दे रखा है उसमें, उस पत्र में क्या लिखा, देखो 1823 में लिखा गया था ये पत्र। 1823 में ये पत्र लिखा गया था, बुनकरों ने लिखा था, जिसमें 12,000 बुनकर जो शामिल थे। उन्होंने यहाँ पर एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि हमारे पुरखे और इसकी हम लोगों की कंपनी को जो पेशगी मिलती थी, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर और अपने परिवार की आजीविका को चलाते थे, वो 1823 में वो बुनकर कह रहे थे हमारे पुरखों को और हमें भी जो कंपनी के जरिए जो हमसे कपड़ा लेकर जो हम कपड़ा बुनकर देते थे उनको वो लेते थे, तो इनके कारण क्या होते थे, हम अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन अब हमारी बदनसीबी है कि ओरांग बंद हो गए हैं। ध्यान देना यहाँ पर ओरांग क्या है, ओरांग शब्द होता है जो जिसके लिए होता है गोदाम के लिए, चाहे वो गोदाम बोल दो चाहे वो वर्कशॉप बोल दो, इनके लिए ये काम में लिया जाता है, ओरांग कहते हैं। तो वो लिख रहे हैं बुनकर पत्र में कि ये हमारी बदनसीबी है कि अब ओरांग बंद हो गए, यानी गोदाम यहाँ पर बंद हो गए, जिसकी वजह से हम और हमारे परिवार के पास आजीविका के कोई साधन ही नहीं है और हम दूसरा काम भी नहीं, क्योंकि हम बुनकर हैं तो हम दूसरा काम भी नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर यदि सरकार हम पर कृपा नहीं करती है तो हम भूखे मर जाएंगे। यानी ये पत्र 12,000 बुनकरों ने तत्कालीन समय की सरकार को उन्होंने लिखा था। जो सरकार है ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय जो हथियार लिया था भारत को, तो उसको द्वारा बुनकरों ने ये अपनी व्याख्या यहाँ पर लिखी थी पत्र के जरिए कि यदि आप लोग इस तरह से ही हमारे कुछ यदि सहायता या हमारे पर कृपा नहीं करेंगे तो हमारी स्थिति है वो भूखे मरने पर आ जाएगी। एक आपके दूसरा जो पत्र दे रखा है संकल्प, इसमें एक जो है विधवा जो कताई जो कामगार जो महिला है वो एक यहाँ पर एक पत्र भेजती है, उसको समाचार पत्र में छापने के लिए भी या उसको प्रकाशित करने के लिए गुहार लगाती है। तो वो क्या कहती है, कताई जो समाचार दर्पण बंगाली नामक अखबार जो समर्पण नामक है जो है समाचार पत्र है दर्पण, उसको उसमें अपने वो लेख को छापना चाहती है। उसने एक पत्र लिखा था 1828 में, या एक 1823 में तो बुनकरों ने लिखा था। ये देखो 1823 में तो जो पत्र लिखा था वो बुनकरों ने लिखा था और एक 1828 में लिखा गया था, वो लिखा गया था जो एक जो विधवा कताई जो कामगार महिला ने वो चाहती थी कि ये मेरा जो पत्र है ये अखबार में जो दर्पण नाम का अखबार है बंगाली अखबार उसमें वो प्रकाशित हो। उसने क्या लिखा था, देखो उसने लिखा था कि मैं कताई कामगार हूँ, भारी कष्ट के साथ ये पत्र लिख रही हूँ, कृपया इस पत्र को अपने जो है अखबार में प्रकाशित कीजिए। इसने क्या लिखा था, देखो कि जब मेरी उम्र 12 साल की थी तब मेरे पति का देहांत हो गया था और मेरी 3 बेटियां हैं और एक मेरी सास है, और जब मेरे पति का देहांत हुआ था उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं थे, यहाँ तक कि श्राद्ध करने के लिए जब मेरे पति का श्राद्ध आया था उसके श्राद्ध में मैंने अपने गहने बेचकर मैंने मेरे पति का वो श्राद्ध यहाँ पर किया था। अब हम भूखे मरने की हालत में पहुँच गए हैं, लेकिन तभी भगवान ने मुझे जिंदा रहने के लिए एक रास्ता दिखाया और मैं तकली और चरखे से सूत काटने लगी। हमने देखा एक वो बुनकर का जो है वो कार्य यहाँ पर करना उन्होंने शुरू कर दिया, जब उसके भूखे मरने की हालत हो गई, 3 बेटियां थी, सास थी, पति का देहांत हो चुका था, जब वो सिर्फ 22 साल की थी तब की बात कर रही है वो। तो यहाँ पर जब उसने बता रही कि जब भगवान ने मुझे एक रास्ता दिखाया कि मैं तकली और चरखा से सूत काट लूँ, तो यहाँ पर उसने बताया कि बुनकर हमारे घर आते और ये 3 तोले प्रति रुपए के हिसाब से यहाँ पर जो है खरीद कर ले जाते थे, जिससे मुझे जो राशि मिलती थी उस राशि से मैंने यहाँ तक साल भर में मैंने 28 रुपये इकट्ठे कर लिए। उसमें बहुत होते थे 28 रुपये, जिससे उसने अपनी 3 बेटियों में यहाँ पर उसने शादी भी कर दी थी। अब ये बता रही
कारण वो बढ़िया सूट है और हमारा वाला सूट वो अच्छा नहीं बता रहे, तब उसको पता चला कि बुनकर यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि अब ब्रिटेन से विलायती का मतलब विलायती का विदेश से संबंधित है यहाँ, तो विलायती यानी जो बाहर से जो सूट कपड़ा यहाँ जो सूती कपड़ा आ रहा आया अब वहां से आ रहा है तो वो ज्यादा अच्छा है, इसलिए लोग यहाँ बुनकर इसको नहीं दिए जा रहे हैं। तो इसके कारण ये कष्ट में फंसी हुई अपने जो ये समाचार पत्र में इसको लेख को प्रकाशित करवाना चाहती थी। अब लेकिन स्थिति यहीं पर ही नहीं, देखो अब और भी ज्यादा जो दुर्दशा जो है बुनकर में जो कारीगर हैं जो शिल्पकार हैं जो व्यापार जो मजदूर हैं उनके सामने आने वाली थी, क्योंकि एक तरफ तो अंग्रेज हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को यहाँ पर जो हानि पहुंचा चुकी थी, बिगड़ चुकी थी यहाँ पर अर्थव्यवस्था। तो 1830 के दशक तक तो भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों से पट गए। अब पहले तो क्या था, भारतीय कपड़े जो बाहर था इतनी जबरदस्त मांग थी और कहाँ उल्टा हो गया कि 1830 तक जो भारतीय बाजार में वो ब्रिटेन के कपड़ों से पट गए, यानी अब ज्यादा ब्रिटेन का जो बना कपड़ा भारतीय बाजारों में नजर आने लगा। पहले तो क्या था कि भारतीय कपड़े सब जगह नजर आते थे, चाहे वो यूरोप के बाजार में, चाहे वो अमेरिका का बाजार हो, चाहे वो अफ्रीका का बाजार हो, सब जगह भारतीय कपड़ों की जबरदस्त मांग थी। लेकिन इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद सारा कपड़ा मशीनों से बनाया जाने लगा और भारत का कपड़ा भी है वो यहाँ सादा कपड़ा वहां पर जाते हुए तैयार माल भारत में आने लग गया, तो वो दुगने दाम पर वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में जबरन वो बेचा गया था और कम दामों पर इनसे सस्ता माल जो कच्चा माल इनसे खरीदा जाता था और जो वहां से तैयार माल को दुगने माल पर यहाँ पर बेचा जाता था। तो यहाँ पर बुनकरों की यहाँ पर स्थिति खराब हो गई थी। तो इसके बाद हम देख रहे हैं, लेकिन भारत में हाथ कर्मों से जो बनाई होने वाली जो पूरी तरह नष्ट नहीं होती, अब हाथ के बनाने वाले लगभग तो पूरी तरह बंद हो गई थी, लेकिन कुछ जो बुनकरों की जो हाथ करने वाले जो कपड़े थे वो नष्ट नहीं हुए थे। कारण क्या था कि जटिल और जो मध्यम किनारे में जो गोटे वाली जो कारीगरी थी वो मशीनों से नहीं बन सकती थी, वो सिर्फ हाथ से बन सकती थी। यही एक कारीगरी बची थी जो हाथ से बनाने वाली थी, जो किनारे वाली गोटे वाली जो सिर्फ हाथ से बनती थी, और यही किनारी एक बची थी जिसकी जो रईसों के बीच जो मध्यम वर्ग के बीच में इनकी बहुत भारी यहाँ पर मांग थी। तो जिसके कारण यहाँ पर ये एक जो है हम कह सकते हैं एक जो ये कारीगरी इस पर बची थी, बाकी सारा का सारा काम मशीन से होने लग गया था। फिर 19वीं सदी के आखिर में जो है बुनकर है वो नए महत्वपूर्ण केंद्र बनाकर सामने आए। बुनकर में जो नए कारखाने उन्होंने बनाए, बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों से आह्वान किया कि जो आयातित कपड़े हैं जो यहाँ से ब्रिटेन से जो भारत में आ रहे हैं उनका आप बहिष्कार कीजिए और हाथ से जो कपड़े आप पहनिए, यानी जो खादी जो कपड़ा है वो यहाँ का हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक यहाँ का बन गया था। जब गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में जैसे पहला था हमने देखा था ऐसे योग आंदोलन किया था, तो उन्होंने क्या किया यहाँ पर विदेशी कपड़ों की होली जलवाई थी, विदेशी कपड़ों का उन्होंने बहिष्कार किया कि अपने स्वदेशी हमें अपनाना है। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो है खादी कपड़े पहनने के लिए यहाँ पर बोला गया था और इस तरह खादी है वो राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई और इस तरह की प्रतीक बन गई कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे के झंडे के बीच पट्टी में इसको जगह दी गई। आज भी हम तिरंगा झंडा देखते हैं तो बीच में जो सफेद पट्टी वाले में जो चरखा नजर आता है, जो खादी का जो चिन्ह है चरखा, जो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी माना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आजीविका का साधन गंवा चुके बुनकर और उनका क्या हुआ, उसको क्या है खेती मजदूर बन गए, कुछ काम की तलाश में दूसरे शहरों में चले गए, कुछ जो है विदेशों में दूसरी जगह जो उनके अमेरिका है, जो दक्षिण है जो अफ्रीका है, उन देशों में यहाँ पर उनके बागों में काम करने के लिए चले गए थे। अब धीरे धीरे इस प्रकार यहाँ पर जो सूती जो है हम देखते हैं का जो कपड़ा मिलों का यहाँ पर उदय हुआ, यानी सूती कपड़े की जो मिलें यहाँ पर भारत में क्यों आवश्यकता बनी कि यहाँ पर जो है सूती कपड़े में जो मिलें यहाँ पर खोली गई थी, क्योंकि पहले तो यहाँ पर सिर्फ हाट करके जो यहाँ पर जो कपड़े व्यवसाय यहाँ पर चरम सीमा पर था। तो अब सूती वस्त्र जो है मिलों का उदय इस प्रकार का, सूती वस्त्र मिलें या मिलों का उदय हम कह सकते हैं, जो मिलें बन रही थी सूती कपड़े वस्त्रों की जो मिलें यहाँ पर बन रही थी। तो भारत में पहला जो सूती कपड़ा मिल है, यानी जो पहली जो सूती कपड़ा मिल, सूती कपड़ा मिल ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1800
में 1854 बम्बई में। आज वर्तमान नाम तो मुंबई है, पहले नाम क्या था? बम्बई नाम था। तो ये सबसे पहले इसकी जो सूती जो कपड़ा मिल बनाई गई थी वो बम्बई में 1854 में बनाई गई थी। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत से इंग्लैंड और चीन से आयात होने वाले कच्चे कपास निर्यात के लिए ये बम्बई बंदरगाह एक महत्वपूर्ण बन गया था। यानी 19वीं सदी की शुरुआत में भारत से चीन और जो है इंग्लैंड को यहाँ से जो कच्चा माल जाता था, और बम्बई के आसपास क्या था? काली मिट्टी की अधिकता थी और इसकी विशाल पट्टी होने के कारण यहाँ कपास की खेती बहुत अच्छे से यहाँ पर की जाती थी। तो कपास एक क्या था? सूती वस्त्र के लिए एक कच्चा माल था। तो यहाँ पर जब इस मिल की स्थापना हुई तो यहाँ पर कच्चा माल है वो आसानी से यहाँ पर मिलने लग गया था। और 1900 आते आते यहाँ पर जो बम्बई में जो है 84 कपड़े मिलने चालू हो चुकी थी। अधिक 1854 में पहली थी और स्थिति ये हो गई कि 1900 यानी सन 1900 की बात करें तो 1900 में जो है बम्बई में 84 कपड़े मिल यहाँ पर जो स्थापित हो चुकी थी, यहाँ पर स्थापित हो चुकी थी। 84 में एक थी और धीरे धीरे जब बम्बई के आसपास यहाँ पर कपास का जो क्षेत्र यहाँ पर विशाल काली मिट्टी थी, जहाँ पर काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की फसल पैदा की जाती है, इसलिए इस कपास को औद्योगिक फसल भी माना जाता है क्योंकि ये सूती वस्त्र से के लिए कच्चा माल है। तो इसके कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर बम्बई में फिर 1900 तक आते आते तो 84 जो कपड़ा मिल यहाँ पर स्थापित की जाने लगी थी। इसी दौरान और दूसरे शहरों में भी यहाँ पर जो है कारखाने खोले गए, जो है अहमदाबाद में 1861 में। इसी के साथ साथ 1861 में अहमदाबाद में बीच में यहाँ पर जो है कारखाना जो कपड़ा मिल है वो कारखाना यहाँ पर खोला गया था। इस बार धीरे धीरे सब जगह यहाँ पर क्या होने लगे? अब जो बेरोजगार हम हाथ करने वाले जो हम देख रहे थे जो बेरोजगार बनकर हो रहे थे, तो धीरे धीरे इन्हीं ये कारखानों में ये काम करने के लिए यहाँ पर वो आने लग गए थे। अब प्रारंभिक दशकों के दौरान तो भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं को जूझना पड़ा। अब शुरू में तो जब ये मिलें यहाँ पर खोली तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं का यहाँ उनको सामना करना पड़ता था। सबसे बड़ी समस्या थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। अब ब्रिटेन से जो तैयार माल आता था उसके कारण उनका मुकाबला करना पड़ता था, उसको यानी उनके सामने वो थोड़ा सा फीका पड़ता था। और आयातित दरें हैं वो यहाँ पर सीमा शुल्क लगाकर अपने औद्योगिक जो करण को बढ़ावा देती थी। अब ये बात आप ध्यान देना, अब भारत क्या था उस समय? एक निवेश था। अब बाकी देश तो क्या करते थे? दूसरे देश से जो आता था कपड़ा उस पर वो पाबंदी लगा सकती थी, जिससे वह अपने देश में अपने ही उद्योग धंधों को बढ़ावा दे सके औद्योगिकरण को, जैसे ब्रिटेन ने किया। जब भारतीय कपड़ों की मांग इतनी बढ़ गई और ब्रिटेन के उद्योग धंधे जो ठप होने लगे तो ब्रिटेन के व्यापारियों ने उन पर रोक लगा दी, तो भारत वाले कपड़े वहीं रुक गए, नहीं जा पाए और ब्रिटेन का व्यापार फलता फूलता गया। उसी तरह दूसरे देश भी ऐसा ही करते थे, अपने जैसे कि वे अपने जो व्यापार है अपना जो औद्योगिकरण है यहाँ पर कम हो रहा है तो वो क्या करते थे? उन पर रोक लगा देते थे। लेकिन भारत के सामने ये सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत ऐसा नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि भारत उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो उपनिवेश का भारत खुद एक गुलाम था उस समय, तो उस पर वो जो ब्रिटेन के जो आ रहे थे जो कपड़े यहाँ पर बनकर तैयार तो उस पर रोक ही नहीं लगा सकता था। क्यों नहीं? क्योंकि खुद ब्रिटेन का वे उपनिवेश था, तो यहाँ पर वो आसानी से ब्रिटेन के कपड़े यहाँ भारत में आ सकते थे, जिसके कारण ये इनका मुकाबला नहीं कर पाए तैयार माल का, जिसके कारण इनके सामने सबसे बड़ी समस्याएं आने लगी। लेकिन भारत के सूती वस्त्र जो उत्पादन है उससे सबसे ज्यादा लहर बड़ी तक पहला विश्व युद्ध यहाँ पर आया और ब्रिटेन से आने वाले जो कपड़े हैं उनकी मात्रा में कमी आ गई। अभी तो जब पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच में, तो इसके कारण जो ब्रिटेन इस समय ब्रिटेन विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, तो इसके कारण जो ब्रिटेन से जो आने वाला जो कपड़ा था उसमें कमी आ गई थी, जिसलिए सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े उत्पादन की मांग है वो की जाने लगी, जिसके कारण ये कारखानों में थोड़ी सी हम कह सकते हैं वापस बढ़ोतरी हुई, उसमें औद्योगिकरण थोड़ा सा बढ़ा। क्योंकि जब विश्व युद्ध शुरू हो गया तो ब्रिटेन का ध्यान वहाँ युद्ध की तरफ नीचा चला गया और वस्त्र उत्पादन में उनको थोड़ा सा यहाँ पर लाभ ये प्राप्त हो गया था। तो इस प्रकार हमने देखा हमारा जो प्रमुख रूप से जो है कपड़ा उद्योग के हमने देखा किस प्रकार यहाँ पर जब हमारा कपड़ा उद्योग विकसित था और किस प्रकार यहाँ के जो बुनकर जो किस कारीगरी से जिस बारीकी से जिस गुणवत्ता से यहाँ पर जो करते थे, जिसकी जबरदस्त दुनिया भर में थी भारतीय कपड़ों की। और
पूछी थी। इसके बारे में हमने यहाँ पर देखा था। और कल हम देखेंगे मुख्य रूप से लोहा और इस्पात उद्योग, किस प्रकार लोहा बनते थे और किस प्रकार यहाँ हमारे यहाँ के औद्योगिक यहाँ पर जो उद्योग धंधे वो स्थापित हुए थे, इसके बारे में हम कल देखेंगे।